अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं एंड ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसको आसान कर दे। और कई दफ़ा होते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे होते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में हम उनसे जो है अच्छे तरीके से बात नहीं करते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अगर किसी का बिहेवियर आपके साथ अच्छा नहीं भी हो तो आपने अपना बिहेवियर नहीं बदलना है और कोशिश करनी है कि काइंडनेस के साथ ही पेश आए उनके साथ। बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और जी सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 37 डिग्रीज रहेगा और इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 21 डिग्रीज। हवा जो अभी शो हो रही है वो 0 किलोमीटर पर आवर पर शो हो रही है, लेकिन दिन के थ्रू आउट आपको पता है कि स्पेशली शाम के वक्त आजकल हमें काफ़ी हवा चलती हुई नज़र आती है और साथ ही साथ बारिश के इम्कान सिर्फ और सिर्फ 10% है। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल मौसम रहता है और कभी भी मौसम मिनटों के अंदर बदल जाता है। एक तरफ धूप निकली होती है और कुछ मिनट बाद आप बाहर देखेंगे तो ना सिर्फ बादल आ चुके होते हैं बल्कि हवाएं भी चल रही होती हैं। तो काफ़ी मज़ेदार सा मौसम है। बिल्कुल हम लोग सर्दियों की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सनस्क्रीन लगाना नहीं छोड़ें। इवन दो सर्दियाँ हैं, अपनी स्किन को सन डैमेज से बचाना जो है वो लाजमी तौर पर बड़ा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ आपने कोशिश करनी है कि हाइड्रेटेड भी रहना है, तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है उसको पीते रहना है। और ऑफ कोर्स आपको पता है हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों को हमने अपडेटेड रखना होता है, लेकिन हम इससे पहले कि अपडेट की तरफ जाएं मैं ये भी बताती चलूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका कोई भी टैलेंट हो, चाहे वो एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, डिफरेंट तरह की चीज़ों के साथ आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हो, चाहे वो पोइट्री हो या फिर कोई भी ऐसी वीडियोस जो आप बना सकते हैं 30 सेकंड की जिसमें आपका टैलेंट जो है वो शोकेस हो रहा है। और ना सिर्फ ये लिमिटेड नहीं है, बिल्कुल ओपन स्पेस है जिसमें कोई भी आपका टैलेंट हो, चाहे वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का हो या फिर कोई इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हों जो कि आप कर सकते हो, चाहे डिफरेंट तरह की आवाज़ें जो हैं आप निकाल सकते हो, कुछ भी आप लाजमी तौर पे 30 सेकंड की वीडियो जो है वो आप हमें सेंड कर सकते हैं जो कि हमारे शो में शोकेस की जाएगी लाजमी तौर पे। एंड ऑफ कोर्स ना सिर्फ हम अपने स्टूडियो से बल्कि ऑल्सो हम चाहते हैं कि हम लोग आपके साथ अपना जो कनेक्शन है उसको मजबूत करें, उसको स्ट्रॉन्ग करें। तो अगर आपके कोई भी इवेंट्स हैं, जैसे कि कोई सेलिब्रेशंस हैं, चाहे फिर वो आपकी बर्थडेज हों, कोई इवेंट्स हो, फैमिली गैदरिंग्स हों या फिर कोई शादी ही क्यों ना हो, आप लोग हमें बता सकते हैं और हमारी टीम आपके साथ आपके उस इवेंट में शामिल होगी, जिसके बाद वो वीडियो हमारे शो के अंदर भी ऐड की जाएगी। तो कोई भी अगर ऐसा इवेंट है तो आप लोग अपनी जो डिटेल्स हैं, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर शो होगा उसके ऊपर आप सेंड कर सकते हैं और हमारी टीम आएगी आपके साथ इन इवेंट्स में शामिल होने के लिए। क्योंकि आपका और हमारा ये जो एक कनेक्शन है वो सिर्फ स्टूडियो तक महदूद नहीं है, सिर्फ वो लिमिटेड नहीं है एक स्क्रीन तक, वो हमारा आपके साथ एक पर्सनल कनेक्शन है और हम चाहते हैं कि हम लोग आपकी ज़िंदगी में भी शामिल हों और आप लोग जो है वो हमारी लाइफ का भी हिस्सा बने। हमारा तो दिन जो है सबसे अच्छा वक्त जो मेरे दिन का होता है पर्सनली वो यही होता है जब मैं आप लोगों के साथ वक्त गुजार पाती हूँ। तो जी जैसे कि मैंने कहा था कि अपडेट की तरफ भी आएंगे, तो जी अब आपको एक ट्रैफिक अपडेट प्रोवाइड कर देते हैं। वकास हमारे साथ मौजूद हैं, तो जी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम अस्सलाम फातिमा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वकास थोड़ा सा बताइएगा ट्रैफिक के हवाले से क्या सूरत हाल है आज फैसलाबाद में? आज फातिमा फैसलाबाद में ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो सिटी एरिया के अंदर थोड़ी मुतासिर है, जिसकी बेसिक वजह जो है चूंकि जिला इंतजामिया की जानिब से कुछ स्पीड ब्रेकर जो है वो बनाए जा रहे थे सर्कुलर रोड पे नरवाला चौक के करीब, तो नरवाला से वर्ड चनाब चौक ट्रैफिक जो है वो खासी मुतासिर रहेगी आज, चूंकि सिंगल रो सड़क को जो है बोर्ड लगाकर जिला इंतजामिया की जानिब से बंद किया गया है और आज उम्मीद ये की जा रही है कि ये काम मुकम्मल हो जाएगा। ठीक हो गया, बहुत बहुत बात की जाए। जी जी बताएं वकास। इसके अलावा हमारे पास जो फातिमा सत्याना रोड है वहां पे ट्रैफिक आज सुस्रवी का शिकार है, क्योंकि बस सत्याना रोड और सर्कुलर रोड ये दो रोड ऐसे हैं जहां पर आज कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है। बाकी तमाम रोड खासतौर पे हमारा केनाल रोड, सूसा रोड और इसके साथ साथ सिविल लाइन्स के रोड जो है वो मामूल की ट्रैफिक के लिए खुले हैं। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया वकास हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद शहर की ट्रैफिक की सूरत हाल से आप लोगों ने ख्याल रखना है कि वो रूट्स अवॉइड करें जहां पर ट्रैफिक मौजूद है। लेकिन आज
सुबह जो है ट्रैफिक अमूमन जितनी होती है उससे कम है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बट आप अपने रूट्स को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं ताकि आप लोगों को ट्रैफिक में ना फंसना पड़े। और इवन अगर आप कहीं जाने के लिए लेट हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, स्पीडिंग इज समथिंग जो कि हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप स्पीड करते हैं तो ना सिर्फ आप अपनी बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डाल देते हैं। और हमारे लिए आप लोग बहुत खास हैं, हमारी ऑडियंस हमारे लिए बहुत खास है और आप लोग अपनी फैमिलीज के लिए बहुत अजीज हैं। तो हमेशा ये चीज़ सोचें कि आप लोगों ने अपनी फैमिलीज का भी सोचना है, किसी और की फैमिली का भी सोचना है। ना तो अपना नुकसान करें, ना तो किसी और का लाजमी तौर पे नुकसान करें। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि रेलवेज के हवाले से भी हम लोग आप लोगों को अपडेट करते हैं। अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, पूछते हैं जी कि क्या अपडेट है। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं मैडम, ठीक ठाक? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी बताएं क्या सूरत हाल है आज रेलवेज की? बिल्कुल, आज भी ट्रेनें जो हैं वो घंटों तखीर का शिकार रही हैं। लाहौर से बराह रास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली पराक्रम एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट लेट रही है और कराची से बराह रास्ता फैसलाबाद लाहौर जाने वाली शाह हुसैन 5 घंटे 20 मिनट लेट रही है। रावलपिंडी से बराह रास्ता कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 4 घंटे 50 मिनट लेट रही है और रावलपिंडी से बराह रास्ता कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस भी 4 घंटे 40 मिनट लेट रही है। मिलत एक्सप्रेस 3 घंटे और कराची से जाने वाली गौरी एक्सप्रेस जो है वो 2.5 घंटे लेट रही है। पेशावर से बराह रास्ता कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट लेट रही है। और आज की ट्रेनों के हवाले से अहम खबर ये भी है कि गौरी एक्सप्रेस की जो टिकटें हैं वो फैसलाबाद स्टेशन पर जो है वो मुसाफिर हासिल कर सकते हैं। फैसलाबाद से कराची जाने वाले जो मुसाफिर हैं, अब गौरी एक्सप्रेस की टिकटें जो है वो सरकारी स्टॉल से नहीं बल्कि गौरी एक्सप्रेस की निजी कंपनी के जो प्राइवेट स्टॉल्स हैं वहां से हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस हमें अपडेट करने के लिए रेलवेज के हवाले से। लाजमी तौर पे आई रियली होप कि हम लोग और हमारे जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि वक्त की पाबंदी की जाए रेलवेज के अंदर और कोशिश की जाए कि बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं जितने भी लोग मुसाफिर हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा बड़े ज़रूरी काम होते हैं जिनसे ट्रैवल किया जा रहा होता है और जब आपका वक्त जो है वो ऑलरेडी शुरू से ही लेट होना शुरू हो जाता है, उसके बाद आगे से आगे आपका हर काम जो है वो लेट हो जाता है। बहुत सारे लोग जो है वो ट्रिप्स के लिए नहीं बल्कि बहुत ज़रूरी काम, फैमिली इश्यूज़ के लिए जा रहे होते हैं या उनकी ट्रैवलिंग की बहुत सीरियस वजह होती हैं और हम नहीं चाहते हैं कि वो लोग लेट हों। लेकिन हमारे इदारों को इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। किसी भी कौम के लिए, किसी भी नेशन के लिए तरक्की करना तब तक मुमकिन नहीं है, तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक वो वक्त की पाबंदी नहीं करते हैं। और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कोशिश करें और इसकी शुरू जो है वो सबसे पहले हमारे इदारों की तरफ से, जो हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, ना सिर्फ ट्रेन, ना सिर्फ रेलवेज, हमारा जो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहाँ से होगा। और हमारे जो सरकारी इदारे, जो गवर्नमेंट इदारे हैं, उनके साथ सबसे पहले ये ज़रूरी है कि वक्त की पाबंदी की जाए और जो लाइनों में वेट करना पड़ता है और जो ट्रेनों के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, उस चीज़ से हम आगे बढ़कर एज अ कौम यूनाइट हों और आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपने मुल्क की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। तो जी आपको पता है हमारी कोशिश होती है कि जो भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उनके हवाले से भी बात करें और हाईलाइट करें इश्यूज़ को, ना सिर्फ हाईलाइट करें बल्कि ऑल्सो उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब चीज़ों के बारे में बात की जाए। अगर आप भी हमारे डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा जिस पर आप कॉल कर अपने सवालात, अपनी कंसर्न्स, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे शो में ऐड कर सकते हैं और हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद होंगे। आज हम बात करेंगे एजुकेशन के हवाले से। एजुकेशन इज समथिंग जो कि कोविड-19 की दुनिया में बहुत इम्पैक्ट हुई है। सबसे ज़्यादा अगर कोई सेक्टर इम्पैक्ट हुआ है तो वो एजुकेशन का है, जहाँ पर ना सिर्फ स्टूडेंट्स, टीचर्स और उसके साथ साथ लाजमी तौर पे पूरे इदारे जो हैं वो इम्पैक्ट हुए हैं। बट वी हैव टू मेक श्योर कि हम जितना भी कर सकते हों और जितनी आवाज़ बन सकते हों स्टूडेंट्स के लिए, इन इदारों के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, चाहे वो हायर लेवल एजुकेशन हो, चाहे वो स्कूल्स हों, वी हैव टू मेक श्योर कि हम स्टूडेंट्स की आवाज़ बनकर उनकी कंसर्न्स यूनिवर्सिटी तक पहुंचा सकें। और जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक, हम लोगों ने मेक श्योर करना है कि लाजमी तौर पे उनकी जो कंसर्न्स हैं वो हुकूमती इदारों तक भी पहुंचाई जाए ताकि एक कम्युनिकेशन लिंक डेवलप रहे और बच्चों की एजुकेशन यानी कि जो पाकिस्तान का फ्यूचर है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग जब भी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को हाईलाइट कर पाते हैं। तो अगर आपके कोई भी एक्सपीरियंसेस हैं, कंसर्न्स हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, आप इस डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं और लाजमी तौर पे उसी तरह से
जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है। अगर गेस्ट का इंट्रोडक्शन मैं करवा देती हूँ, सबसे पहले जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर जहांगीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से। साथ ही साथ चौधरी मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेजेस हैं। आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने ज्वाइन किया हमें इस सेगमेंट के अंदर। सबसे पहले तो कैसे हैं आप दोनों? फाइन, बिल्कुल अच्छे हैं, शुक्र अल्लाह का। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी रूटीन में से वक्त निकालते हैं इन इम्पोर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करने के लिए। जहांगीर, सबसे पहले तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कोविड-19 के दौरान बहुत इम्पैक्ट हुए हैं। अब चीज़ें कुछ हद तक नॉर्मलाइज होती हुई नज़र आती हैं। करंटली स्टूडेंट्स का क्या ओपिनियन है? क्या जो स्कूल्स को खोला गया है, दोबारा से क्लासेस रिज्यूम हो गई हैं, एफएससी की, ए लेवल्स की, स्टूडेंट्स का क्या एक्सपीरियंस है और क्या ओपिनियन है उनका? अच्छा फातिमा, कोविड में जैसे आपने भी कहा और सारी दुनिया देख रही है कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। एजुकेशन ने स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों या इदारे खुद इटसेल्फ हों, अब इस वक्त जो करंट सिनेरियो चल रहा है वो स्टूडेंट को वेट है अपने रिजल्ट का। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं उनका पहले इंटरमीडिएट का रिजल्ट आना था 30 सितंबर को। गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले अनाउंस किया कि जनाब हम तमाम वो बच्चे जो फेल होंगे उनको 33% नंबर देकर पास कर देंगे। बोर्ड्स ने इस पॉलिसी की तहरीरी शक्ल ना आने को जवाब बनाकर 30 सितंबर को जो रिजल्ट अनाउंस करना था वो डिले कर दिया और आज तकरीबन इसको 7 दिन गुजर चुके हैं। इसके बावजूद कोई नई डेट रिजल्ट की नहीं आई। अब देखें, बेस है इंटरमीडिएट और मैट्रिक और बच्चों का रिजल्ट ही डिले हुए जा रहा है बार बार और तमाम जो बच्चे हैं उनकी मोस्टली चूंकि एफएससी के बाद उन्होंने अपना कैरियर सिलेक्शन फाइनलाइजेशन की तरफ जाना होता है, क्योंकि उसके बाद आपकी जो भी आपने 4 ईयर डिग्री बीएस प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया वो सारी उम्र आपके साथ चलना है। देखिए, अभी तक ऑप्शन थी मैट्रिक और एफएससी तक कि आपके बहुत बड़ा हॉरिजन आपके पास मौजूद है, लेकिन अभी आपने जो चूज कर लेना है इंटरमीडिएट के बाद वो सारी उम्र आपके साथ लगना है, क्योंकि वो 4 ईयर डिग्री आपकी रिपीट नहीं होगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकेंगे। अगर चेंज करेंगे तो आपके कई साल ज़ाया हो सकते हैं। तो अब रिजल्ट डिले होने की वजह से वो बच्चे अपना सिलेक्शन नहीं कर पा रहे। अभी तक अक्सर यूनिवर्सिटी जो हैं वो एडमिशन नहीं कर पाई, क्योंकि बच्चों के पास रिजल्ट होंगे तो ही वो आगे एडमिशन लेंगे। वाहद फैसलाबाद में ज़रई यूनिवर्सिटी है जिसने मैट्रिक की बुनियाद पर बच्चों को बीएस प्रोग्राम्स में एडमिशन दे दिए हैं, लेकिन अभी भी उनका जो एडमिशन है वो उनके रिजल्ट से मशरूत है। अगर रिजल्ट उनके पुअर आ जाते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया मेंटेन नहीं कर पाते, तो उनका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने सिर्फ इसलिए एडमिशन अभी तक ओपन या बाकायदा उनको फाइनलाइज नहीं किया क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं होगा बच्चे के पास, वो कैसे डिसाइड होगा कि इसको किस प्रोग्राम में मेरिट बनाया जाए इसका। क्योंकि मेरिट के हवाले से तो आपको पता है कि पहले भी, अब पिछले 2 साल से ये कोविड की वजह से तमाम इदारे जो हैं वो बड़े सफ़र कर रहे हैं मेरिट के हवाले से। तो अब रिजल्ट डिले करने से मजीद बच्चों का नुकसान हो रहा है। अभी फर्स्ट ईयर की क्लासेस नहीं बैठ सकती क्योंकि मैट्रिक का रिजल्ट नहीं आया। बीएस फर्स्ट सेमेस्टर नहीं बैठ सकता क्योंकि अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, इंटरमीडिएट का रिजल्ट नहीं है बच्चों के पास। तो इस तरह से बच्चों का इस वक्त जो सबसे बड़ी डिमांड है, और असाजा की भी यही डिमांड है कि रिजल्ट जो है वो जल्द अज जल्द अनाउंस किया जाए ताकि बच्चे अगली क्लास में बैठकर अपना फाइनलाइज कर सकें कि कहाँ जाना उन्होंने। जहांगीर, अभी तक क्या ये डिसाइड किया गया है कि रिजल्ट कब तक? अभी तक कोई डेट फाइनल नहीं हुई। चेयरपर्सन बोर्ड के मुताबिक जब तक कैबिनेट कमेटी जो है इसकी मंजूरी नहीं देती, जो इन्होंने सबको पास करने वाली पॉलिसी दी है ना, बोर्ड के रूल इसकी इजाज़त नहीं देते। एजुकेशन बोर्ड के मुताबिक आप किसी को इस तरह सबको पास नहीं कर सकते। उनको चाहिए कोई गवर्नमेंट तहरीरी तौर पर उनको कोई कानून दे कि जनाब इस कानून के तहत आप तमाम बच्चों को पास कर दें, क्योंकि बोर्ड सिर्फ एक सब्जेक्ट में आपको 28 नंबर में स्टार लगा के पास कर सकता है, वो आपको तमाम मज़ामीन में फेल को पास नहीं कर सकता। बिल्कुल, एंड इट्स एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों के फ्यूचर का ख्याल रखा जाए और उनको प्रायोरिटाइज किया जाए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बच्चों के लिए ज़रूरी है कि रिजल्ट्स डिस्प्ले कर दिए जाएँ। जिन बच्चों ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है अगले कोर्सेज में और अभी तक उनके रिजल्ट्स नहीं है, क्या इम्पैक्ट होगा एक दफ़ा जब रिजल्ट्स आ जाते हैं? बहुत शुक्रिया फातिमा। अभी आप थोड़ी देर पहले रेलवे के हालात पता कर रही थी, तो मुझे लगा तालीम के भी शायद वैसे ही हालात हैं कि हर चीज़ ताख़ीर का शिकार है और लेट है। तो जहांगीर ने बिल्कुल बड़ी वैलिड बात की कि रिज़ल्ट लेट हैं और कोई डेट अनाउंस नहीं हुई। यहाँ मैं एक बात का इजाफा करके फिर आपके सवाल की तरफ आऊँगा। अगर हम इंटर की बात करें एफएससी की, तो एफएससी फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट हैं और सेकंड ईयर में भी 6 सब्जेक्ट हैं। तो पिछले साल फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं हो सके कोविड की वजह से। इस साल हुए तो बोर्ड्स ने ये फैसला किया पूरे पाकिस्तान में
और ख़ास तौर पे सूबा पंजाब में कि 6 में से 3 सब्जेक्ट के पेपर लिए जाएंगे, यानी कि टोटल 2 सालों में 12 एग्ज़ाम हैं, तो उनमें से 3 एग्ज़ाम हुए और वो भी स्मार्ट सिलेबस के तहत। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वाकई जेन्युइनली नालायक भी होते हैं। स्पोर्ट्समैन ऐसे होते हैं अक्सर जो नहीं पढ़ते, उनकी तवज्जो स्पोर्ट्स पे होती, पढ़ाई पे नहीं होती। वो पेपर को बहुत अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाते, आंसर शीट पे बाज़ औक़ात कुछ लिखा ही नहीं होता। अब उन स्पोर्ट्समैन या ऐसे नालायक बच्चों ने 3 पेपर दिए और लिखा ही कुछ नहीं, उनको 33 नंबर देके पास कर दिया, ना सिर्फ उन 3 पेपरों में बल्कि जो 9 पेपर नहीं दिए उनमें भी। अब एक बच्चे के 12 पेपरों में 33% नंबर लग गए, वो तो पास हो गया, देखा जाए तो वो उसके लिए अच्छा हो गया, वो फेल नहीं हुआ, वो पास डिक्लेयर कर दिया गया ऑफिशियली। लेकिन क्या ये बच्चा पास है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे तालीमी निज़ाम के ऊपर। फिर उसके बाद हमारे पास ऐसे बहुत सारे लाइक बच्चे भी आते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली कई एग्जाम्पल दे सकता हूं, जो उर्दू में ख़ास तौर पे, इस्लामियात में, पाक स्टडीज़ में बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा जिसके मैट्रिक में अच्छे नंबर थे, बेटा हमारे मुल्क के कौमी शायर का नाम क्या है? तो आप बिलीव कीजिए उसने जवाब दिया कायदे आज़म। तो मैं ये बता रहा हूं कि वो बच्चा जिसने 10वीं तक पढ़ा और उसको मुल्क के कौमी शायर का नाम नहीं पता, तो आप इन सब्जेक्ट के पेपर भी नहीं ले रहे अब। तो उन बच्चों की तालीम का हम कैसे अंदाजा लगाएं? फिर उसके बाद एक और मैं आपको एक दलील दूंगा कि ये 33% का क्राइटेरिया कहां से आया। ये जब हमारे मुल्क पे इंडो पाक पे अंग्रेज हुक्मरान थे, तो उस वक्त उनके ममालिक में पास क्राइटेरिया था 66%। उन्होंने कहा ये हमसे कम है, हमसे अकल में शायद आधे हैं, तो इनका पास क्राइटेरिया होना चाहिए हमसे आधा 33%। तो उनसे भी हमने हाफ कर लिया और इनको भी खींच के 33% पे लाके जो शायद 10% वाले बच्चे नहीं थे उनको पास कर दिया। तो हमारे मुल्क की एजुकेशन का क्या हाल होगा, ये इसका अल्लाह ही हाफिज है। फिर उसके बाद अब रिजल्ट लेट होने से क्या होगा? रिजल्ट लेट होने से यकीनन अगले सेशन लेट हो रहे हैं, रिजल्ट लेट होने से अगली क्लासेस लेट हो रही हैं, अगले एडमिशन लेट हो रहे हैं। देखें, कोई भी इस वक्त सरकारी सतह पे कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो फर्स्ट ईयर की क्लासेस कंडक्ट कर सके, लगा सके, उनको मैनेज कर सके। क्यों? कि मैट्रिक का रिजल्ट तो आया नहीं। जहांगीर ने जैसे भी कहा 30 को आना था, वो इंटर का रिजल्ट था। मैट्रिक के रिजल्ट की डेट थी 16 अक्टूबर। अब वो कब आएगा इसका हमें भी नहीं पता। इवन जो बोर्ड के कंट्रोलर हैं, जो उनकी टॉप मैनेजमेंट है, उनको भी नहीं पता। उनका मौक़िफ़ किसी हद तक ठीक है, गलत नहीं है कि जी हमें कोई कानून दें, हमें कोई पॉलिसी दें, कैबिनेट की अप्रूवल आए तो हम रिजल्ट तो तैयार किए बैठे हैं। हम जिस दिन हमें अप्रूवल मिलती है उससे अगले ही दिन हम रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं। तो और इसमें भी हमें यह पता चलता है कि जैसे 30 सितंबर को रिजल्ट आना था, तो इससे एक दिन पहले ये खबरें आनी शुरू हो गई, जी 30 को रिजल्ट नहीं आना। तो तमाम यूनिवर्सिटीज़, तमाम बड़े इदारे जो अगले एडमिशन की तैयारी किए बैठे हैं, उनकी तैयारियां भी वहीं रह गई। बच्चे जो आगे एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो भी वहीं पर रुक गए। तो पूरा ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है एक तरह से रुक गया है इस वक्त। अब किस डायरेक्शन में जाएगा वो उस वक्त तक क्लियर नहीं हो सकता जब तक कि रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता। आपने स्टूडेंट्स के हवाले से बात की और किस तरह से पास कर देने की वजह से हो सकता है कि वो लैक करते हों कुछ चीज़ों के अंदर। आपको नहीं लगता कि जहां पे कोविड-19 में सारे इंस्टीट्यूशंस ने सफ़र किया है, टीचर्स तक ने सफ़र किया, वहीं पे स्टूडेंट्स पर सबसे ज़्यादा शायद इम्पैक्ट पड़ा है? और मैं लाजमी तौर पे चाहूँगी कि इस हवाले से भी हम बात करें। स्टूडेंट्स का कोई कसूर नहीं है एंड आई थिंक हमें ज़रूरत है कि हम उनको सपोर्ट करें, उनकी आवाज़ सुनें, उनकी बात समझने की कोशिश करें। लेकिन इससे पहले कि इस डिस्कशन की तरफ आएँ, हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। तो जी आपको पता है कि आज स्पेसिफिकली हमारा डिस्कशन जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो कि कोविड-19 की वजह से इम्पैक्ट हुए हैं, वो चाहे फिर रिजल्ट्स हों या फिर जो रिसेंटली एंट्री टेस्ट भी हुए हैं जिसके बाद बच्चों की तरफ से प्रोटेस्ट भी देखी गई थी। क्या वजह है कि बच्चे अपना मैसेज जब भी अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तक या इदारों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उनको प्रोटेस्ट तक पहुंचना पड़ता है? क्यों कम्युनिकेशन लिंक्स बेटर नहीं है? क्यों बच्चों के मसाइल को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की जा रही है? और लाजमी तौर पे हम बात करेंगे कि किस तरह से इन इश्यूज से डिफरेंट एस्पेक्ट्स एजुकेशन के और बच्चों का फ्यूचर एट द एंड ऑफ द डे इम्पैक्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे डिस्कशन का हिस्सा बने तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा आप उस पर कॉल कर सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस, अपने कंसर्न्स
और अपने सवालात हमारे शो में ऐड करवा सकते हैं। तो जी आगे बढ़ते हैं और एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं। डेफिनेटली एंट्री टेस्ट जो इस साल हुए हैं बहुत डिफरेंट थे। अमूमी तौर पर जिस तरह से किए जाते हैं, स्टूडेंट्स कितने सेटिस्फाइड हैं, उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ा और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का इस हवाले से क्या रिस्पॉन्स है। जहांगीर, थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो रीसेंट मेडिकल टेस्ट हुए थे, आखिर बच्चों की सड़कों पर निकल आने की क्या वजह थी? दरअसल इस बार जो एंट्री टेस्ट लिया गया है वो तकरीबन पूरे एक माह पर मुहित था और रोज़ाना पेपर चेंज हो रहे थे और रोज़ाना एक से ज़्यादा ग्रुप्स में लिए जा रहे थे, क्योंकि कोविड की वजह से भी इसको डिवाइड किया गया कि यकमुश्त उसको इकट्ठा लेने के बजाय उसको बाई पार्ट्स और कम कम स्टूडेंट्स का लिया जाए। लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ कि बच्चों को शिकायत रही कि कुछ दिन पेपर बहुत आसान था, कुछ दिन पेपर बहुत मुश्किल था। तो इस तरह से सबको एक क्राइटेरिया में जज करना या सबका एक मेरिट बनाना, ये भी एक उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। दूसरा, इसमें गलतियों की बहुत ज़्यादा जो शिकायत सामने आई कि मार्किंग के हवाले से बिलखसूस बच्चों ने जो खुद अपना आइडिया लगाया कि उनके अगर 150 तक मार्क्स बनते हैं या 180 तक मार्क्स बनते हैं या 190 तक, तो उनको कम से कम 40-50 नंबर का डिफरेंस हर स्टूडेंट को नज़र आया अपने मार्किंग में, ग्रेडिंग में। उसके अलावा चूंकि ऑनलाइन था, टैब्स जो इनको दिए जाते थे उसमें अक्सर ये शिकायत सामने रही कि बाज़ औक़ात हैंग हो जाना, टैब का जो आंसर है उसको फिल ना होना और जो बैक दोबारा बातें किसी क्वेश्चन पे उसके नंबर काउंट ना होना, इस तरह की शिकायत सामने आती रही। और उसके अलावा बच्चों के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि उन्होंने ये आंसर शीट जो है वो सबमिट करवाई है जिस पर वो वेरीफाई करवा सकें या दोबारा जो है पाकिस्तान जो रीचेकिंग का है वो कोई प्रोसीजर दिया ही नहीं गया। तो इस हवाले से स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट भी किए हैं, ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान और इस्लामाबाद में कई दिनों तक स्टूडेंट्स का धरना जारी रहा है। इस हवाले से उन पर गवर्नमेंट की तरफ से वो मार कुटाई भी उनकी हुई है, उनको उठाया भी गया, वहाँ से तशद्दुद भी हुआ है और इस दौरान एक जो तालिबा थी इस्लामाबाद में ही उसकी डेथ भी हुई है शेलिंग की वजह से। उसको इतनी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो गई थी, 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उसकी डेथ भी हो गई। तो इस हवाले से पूरे पाकिस्तान में ये प्रोटेस्ट भी चला और इस हवाले से अभी हाई कोर्ट में मामला गया है और उसमें ये मुतालबा किया गया है, सैकड़ों स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिट दायर की गई है कि इस जो एग्ज़ाम है इसको दोबारा से कंडक्ट किया जाए। बिल्कुल। और आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्यों बच्चों की आवाज़ जो है, स्पेशली स्टूडेंट्स की, मेडिकल स्टूडेंट्स की बात करें, ये यूजुअली वो बच्चे होते हैं जिन्होंने अपने एजुकेशनल करियर के ऊपर सालों लगाए होते हैं और रात रात जाग कर ये पढ़ाइयाँ करते हैं और अपनी ओवरऑल जो सोशल लाइफ है, अपनी जो फैमिली लाइफ है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करके ये उस पॉइंट तक पहुंचे होते हैं जहाँ पे ये एंट्री टेस्ट दे रहे होते हैं। क्यों इदारे, क्यों जो लीडरशिप है वो इनकी बात को प्रायोरिटाइज नहीं करती, क्यों सुनना नहीं चाहते हैं? इसमें जी मैं ये कहूँगा, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि एंट्री टेस्ट की ज़रूरत पेश क्यों आई। माजी में होता ये था कि जब अगर हम सुबह पंजाब की बात करें, पहले 8 बोर्ड होते थे, फिर 9 हो गए। तो इन इदारों का मौक़िफ़ ये सामने आया जिन्होंने मेडिकल के एंट्री टेस्ट लेने होते थे, एडमिशन करने होते थे, कि जी अगर 8 बोर्ड हैं उस वक्त तो उनके 8 बोर्ड में डिफरेंट पेपर चल रहे हैं। फिजिक्स का सेम पेपर नहीं आता, वो बहावलपुर बोर्ड में कुछ हो रहा है, फैसलाबाद बोर्ड में कुछ हो रहा है, लाहौर बोर्ड में कुछ हो रहा है। तो हम एक सिमेट्री लेके आना चाहते हैं, तो हम एक इनका कॉमन टेस्ट लेंगे जिसमें यूनिफॉर्मिटी होगी, सिमिलैरिटी होगी, जो पूरे सूबा पंजाब के तमाम बच्चों के लिए एक ही होगा। और ये अच्छा आइडिया था कि उनकी इस तरह से हम एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं कि वो एफएससी में उन्होंने आम रूटीन से जो पढ़ा, बोर्ड के एग्ज़ाम दिए। अब इससे हट के एमसीक्यू बेस्ड भी टेस्ट लेते हैं कि वो उनको कंसेप्चुअल स्टडीज़ कैसी है उनकी, आसान लफ्ज़ों में। तो यूनैनिमसली एक टेस्ट होता था और एक दिन में होता था पूरे सूबा पंजाब में। लेकिन अब ये हुआ कि मेरा ख्याल है कुछ 35 के करीब टेस्ट हुए, कि कुछ 27 या 28 अगस्त को पहला टेस्ट शुरू हुआ और 30 सितंबर को या 29 तक ये टेस्ट चले। तो 33 या 35 जब टेस्ट हुए डिफरेंट, तो इस कंसेप्ट की इन इदारों ने खुद ही नफी कर दी कि वो तो एंटी टेस्ट इसलिए लेना चाह रहे थे कि हम एक लें, यूनिफॉर्म हो और तमाम सिंगल डे पे तमाम बच्चे उसमें अपीयर हों और उनकी असेसमेंट की जाए। बिल्कुल जी, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज हमारी कोशिश है कि जितना हो सके इसमें आपका भी इनपुट हो, बिकॉज आप लोगों का इनपुट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस डिस्कशन में। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? हाँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सांगला वाला फील का रहती हूँ। गाँव का नंबर है 395 गाफे जी। बताइएगा जी, क्या पूछेंगे? तो जी हमारे यहाँ ना लड़कियों का, बच्चियों का स्कूल था प्राइमरी जी, वो काफी अर्सा से बंद पड़ा है। लड़कियों हमारे गांव में एक वाकया भी लड़की के मामले में हो चुका है
लेकिन वहाँ कोई दरख्वास्त भी महकमा तलीम को दी, कोई सुनाई नहीं हुई जी। जरा मेहरबानी करके उसके बारे में तो काम में बाला तक ये हमारी गुजारिश पहुँचा दें। लड़कियाँ तालीम ना होने की वजह से, स्कूल ना होने की वजह से हम वालिदैन परेशानी का सबब हमारे लिए है जी। बिल्कुल जी, ये एरिया जो आपने बताया एक दफा फिर बताइएगा प्लीज। एरिया तहसील तांगला वाला का गाँव है, 395 गाँव पे। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो कि शायद इग्नोर हो जाता है, और बहुत सारे और इश्यूज के हमारे हम फेस कर रहे होते हैं हमारी सोसाइटी में। वुमेन एजुकेशन और जो बच्चियों की पढ़ाई है उस पर बहुत जगहों पे निग्लेक्शन हमें नजर आता है, निग्लेक्ट हो जाती हैं चीजें बहुत ज्यादा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि स्कूल बंद पड़ा है जिसकी वजह से बच्चियां नहीं जा पाती, इसके हवाले से इदारों को क्या एक्शन लेना चाहिए? उसमें जी मैं कहूँगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहली वही नाजिल हुई वो क्या थी? इकरा, पढ़। यानी कि हमारा तो मजहब हमें पढ़ने की, तालीम की वो तरबियत देता है, फोकियत पे लेकर आता है। और हमारे नबी पाक ने खुद कहा कि बेशक मुझे मौल्लिम बनाकर भेजा गया है। यानी कि दरस व तदरीस का जो सिलसिला है, अगर दुनिया की कोई भी कौम चाहती है वो जहालत से निकलकर रोशनियों, उजालों की तरफ आए, तरक्कियों की तरफ आए, तो उसमें सबसे अहम जो बुनियाद है, असास है, वो एजुकेशन है। और उसमें भी मैं समझता हूं कि फीमेल एजुकेशन, एक मर्द एक खानदान को तो संवार सकता है, लेकिन एक जो औरत है वो एक मुआशरे को बनाती है दरअसल, क्योंकि वो माँ है, उसने माँ बनना है, उसने एक सोसाइटी को लेके चलना है, अपने बच्चों को नहीं, ओवरऑल सबको लेके चलना है। तो इसलिए मैं स्ट्रांगली ये रिकमेंड करूंगा सिटी 41 के प्लेटफॉर्म से कि जो कॉलर यहाँ पे इन्होंने बड़ा एक अहम जो हाईलाइट किया प्रॉब्लम, उस पर फौरी तौर पे मुतलका लोगों को एक्शन लेना चाहिए। और कम अज़ कम हमारी जो बेसिक एजुकेशन है, जिसमें हमारी प्राइमरी लेवल की और मिडिल लेवल की, इन पे बेटियों को, जो मासूम नन्हे फरिश्ते होते हैं, उनको तालीम हासिल करने से ना वालिदैन को रोकना चाहिए, ना तालीमी इदारों में कोई ऐसी कदगन आनी चाहिए कि बंद पड़े हुए हैं, कोई उसका पुरसाने हाल ही नहीं है। इस पे सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। और बेटियों को जिन्होंने कल कला को, सोसाइटी को निखारना है, संवारना है, उनको भरपूर मौके मिलने चाहिए। बिल्कुल जहांगीर, 50% जब किसी भी मुल्क की, और हमारी तो 50% से ज्यादा आबादी जो है वो औरतों की है, लड़कियों की है, बच्चियों की है, जब उनको बेसिक जो शुरुआत है वो ही इस तरह की मिलती है कि उनको स्कूल नहीं भेजा जाता, और वो देखती हैं कि और जो लड़के हैं वो तो स्कूल जाते हैं लेकिन उनको नहीं भेजा जाता, या किसी भी वजह से या तो स्कूल नहीं होता उस एरिया में, या तो स्कूल ज़रा दूर होता है, तो उनकी एजुकेशन को प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता। किसी भी नेशन के लिए ज़रूरी है कि मर्द और औरत जितने भी उस मुल्क की पॉपुलेशन है वो एक साथ होकर काम करें ताकि वो मुल्क प्रॉस्पर कर सके। क्या आगे चलते हुए अवेयरनेस के हवाले से और हमारे इदारों की तरफ से क्या इस चीज़ पे और ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी किया जा रहा है, मैं ये चीज़ ज़रूर मेंशन करूंगी कि इदारों की तरफ से ऑलरेडी ये कोशिश की जा रही है, बट आगे चलते हुए क्या और भी हम एफर्ट देखेंगे? एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो फैसलाबाद समेत पंजाब भर में पिछले कई सालों से नए स्कूल नहीं बने, बल्कि पुराने स्कूलों को ख़त्म किया गया है, उनको प्राइवेटाइज किया गया है। और उनकी वजह ये बनी कि जवाब ये बनाया गया कि उस इलाके में, उस एरिया में बच्चों की तादाद कम थी, ये नहीं कि बच्चे थे ही नहीं। अब ये भी वो स्कूल होगा जिसको मर्ज किया गया होगा किसी साथ वाले देहात में, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की तादाद होगी 50 से भी कम। अच्छा, अब गवर्नमेंट ये करती है कि जनाब एक अगर देहात में 50 से भी कम बच्चे आ रहे, एक पूरे ओवरऑल स्कूल में जहाँ प्राइमरी के 5 पोर्शन हैं, इसका मतलब कि हर क्लास में 10 बच्चे भी नहीं हैं, तो वो उसको कहते हैं कि आप करीबी किसी स्कूल में शिफ्ट हो जाएं ताकि असातिज़ा वहाँ पर जो हैं वो दूसरे स्कूल में जाके वहाँ पर जो असातिज़ा की कमी है उसको पूरा कर दें और ये बच्चे भी उसी स्कूल में चले जाएं। मसला कहाँ आता है? जब एक देहात से बच्चों को दूसरे देहात में बच्चों को छोड़ने जाना पड़ता है, और अक्सर जगह पे बच्चे खुद ही आ जा रहे होते हैं, और जब से ये हरासमेंट के वाक़यात के हवाले से आए तो फिर लोगों को ये डर खौफ ज़्यादा हो गया है कि बच्चों को अकेले कहीं मूव करवाना, एक देहात से दूसरे देहात पे या दूर दराज भेजना। तो एक वजह यह भी है कि डिमांड होती है कि अपने ही गाँव में स्कूल हो, लेकिन हुकूमत के पास शायद इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो हर गाँव में, हर देहात में, हर विलेज में वो स्कूल बनाए।
क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में हमारे देहात अभी भी ऐसे हैं कि वो एक पूरा जो उनका मरकज़ बना के उनमें एक स्कूल दे दिया जाता है। तो उसमें चूंकि एक बाजू का दो देहात का आपस में फासला ही अगर 3-4 किलोमीटर का है तो फिर बच्चों को यकीन तौर पर सफ़र करना पड़ेगा। और ऐसी हमने भी रिसेंटली पिछले दिनों तानलेवाला के एक स्कूल में दिखाया था कि वो स्कूल मर्ज किया किसी और स्कूल में, और उस स्कूल में किसी बाअसर शख्स ने वहाँ जानवर अपने बांध रखे हैं, इमारत चूँकि खाली हो गई। अब गवर्नमेंट ना तो अपनी इमारतों को टेकअप करती है, और वहाँ पे देखें एक लिटरेसी डिपार्टमेंट का कंसेप्ट है सिंगल टीचर लिटरेसी सेंटर, कि एक टीचर होती है वहाँ पे, वो एकेडमी की तरह सारी क्लासेस को प्राइमरी तक एक जगह पे बिठा के वो पढ़ाना शुरू कर देती है। एक कमरे का स्कूल होता है लिटरेसी डिपार्टमेंट का। इनको चाहिए कि जो बिल्डिंग्स खाली की गई हैं, जो मर्ज किए गए हैं स्कूल दूसरे स्कूल में, वहाँ सिंगल टीचर एटलीस्ट चला दें ताकि उस देहात के, उस इलाके के बच्चे और बच्चियों को वहाँ करीब तरीन कोई सहूलत मिल सके। अब देखिए, अगर ये कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल वहाँ फुल फ्लेज नहीं चल सकता, तो एटलीस्ट लिटरेसी डिपार्टमेंट को वहाँ पे इन्वॉल्व करें, उनको कहें कि आप सिंगल टीचर स्कूल वहाँ पे सिंगल रूम के साथ चला दें। जहांगीर, ये मैसेज इदारों तक किस तरह पहुंचाया जा सकता है? जैसे कि उन्होंने खुद बात की कि उन्होंने एजुकेशनल डिपार्टमेंट को ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है, तो किस तरह से वो इसको आगे पहुंचा सकते हैं? अच्छा, समटाइम ये मैसेजेस कहीं रास्ते में रह जाते हैं। उनको चाहिए कि जो हायर अथॉरिटीज़ है ना, उन तक पहुंचाया करें। और फैसलाबाद में चूंकि सीईओ एजुकेशन ही सबसे हायर अथॉरिटी है, तो किसी भी स्कूल के हवाले से पेरेंट्स को कोई भी मामला हो तो वो सीईओ एजुकेशन ऑफिस अपनी एप्लीकेशन जो है वो दे दें ताकि उस पर अमल दरामद हो सके, क्योंकि ऊपर से जब नीचे जाएगा ना तो उस पर अमल दरामद होगा। अगर आप अपने इलाके के किसी हेड को दे देंगे एप्लीकेशन तो शायद वहीं वो दब के रह जाएगी। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। एंड डेफिनेटली ज़रूरत है कि वुमेन एजुकेशन के हवाले से काम किया जाए, और भी मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आज स्पेशली बात कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से स्टूडेंट्स के क्या मसाइल हैं, स्टूडेंट्स को किन इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। जब भी हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, हमें पता है कि स्टूडेंट्स ही पाकिस्तान का फ्यूचर है। हम चाहते हैं कि हमारा नेशन तरक्की करे, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने स्टूडेंट्स के जो भी इश्यूज़ हैं उनको आसान करने की कोशिश करें। ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पेरेंट्स भी। सारी सिचुएशन जब भी कोई इशू क्रिएट होता है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि ना सिर्फ इन इश्यूज़ को हाईलाइट कर सकें बल्कि कोशिश कर सकें कि इदारों तक अगर हम पहुंचा सकें इन इश्यूज़ को वो भी कर सकें और इनको सॉल्व करने की कोशिश की जा सके। स्पेशली मेडिकल के जो एंट्री टेस्ट हैं उनके हवाले से हम बात कर रहे थे पिछले सेशन में। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी कंसर्न, एक्सपीरियंस या सवालात शो में ऐड करवाएं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, आप कॉल कर सकते हैं और हमारी डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। आगे बढ़ते हुए मेडिकल टेस्ट के हवाले से बात कर रहे थे। एंट्री टेस्ट में बहुत सारे इश्यूज जो हैं बच्चों को इस साल फेस करने पड़े, जिनकी वजह से बच्चे सड़कों तक पर निकल आए थे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जी, बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी बताएं, क्या पूछेंगे? मैं यूसुफ साहब से बात करना चाह रहा हूँ। यूसुफ साहब, आपकी काफी ग्रिप है एजुकेशन की पीठ के ऊपर। मेरा एक छोटा सा बच्चा है और मैं उसका एडमिशन करवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जज नहीं कर पा रहा कि कौन सा स्कूल अच्छा है, क्योंकि गली मोहल्लों के अंदर भी बहुत से छोटे छोटे स्कूल बन गए हैं, कोई प्लेग्राउंड नहीं है, कोई क्लासेस नहीं है। तो मैं कैसे जज करूँ कि मेरे बच्चे के लिए एक अच्छा स्कूल कौन सा है? तो चलें जी, आपके बच्चे की उम्र क्या है? वो 4.5 साल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। तो यूसुफ साहब, आई थिंक ये हर पेरेंट की कंसर्न होती है। जैसे ही आपका बच्चा जो है वो 2-3 साल का होता है, आपको ये टेंशन लग जाती है, और कुछ लोगों को तो उससे पहले ही लग जाती है। उन्होंने प्लानिंग करनी होती है कि किस स्कूल में भेजना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएगा बच्चा, यानी कि उन्होंने पूरी बच्चे की जो लाइफ है वो प्लान करना शुरू कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, स्कूल चूज करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है जी इनका। और यहाँ मैं ये कहूँगा कि जब कोई भी बच्चा वेरी फर्स्ट टाइम उसने स्कूल जाना होता है ना, तो उससे ज़्यादा एक्साइटेड उसके पेरेंट्स होते हैं, जिस तरह ये भाई थे, और होना चाहिए। क्योंकि बड़ा प्यारा सा फूल सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा फर्स्ट टाइम जा रहा है, उसको देख के ही वालिदैन खुश होते हैं कि आज हमारा बच्चा सुबह उठा, स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, एंड सो ऑन। तो एक तो ये बड़ा अहम मरहला होता है लाइफ में, और पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि स्कूल इस बच्चे के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो। यहाँ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जो लर्निंग करता है ना, वो लर्निंग इब्तदाई पहले उसकी जो सीखने की उम्र है ना, वो घर से और स्कूल की वो पहले 4-5-6 साल ही हैं।
यानी कि जब बच्चे ने थोड़ा सा बोलना शुरू किया 2 साल की एज में, अब 4 साल का हुआ, फिर उसने स्कूल जाना है, तो उसकी मैक्सिमम जो लर्निंग है इस एज में हो जाएगी। तो वाकई इस एज में ऐसा स्कूल जो है उसको सिलेक्ट करना चाहिए जो बच्चे की पर्सनैलिटी बना दे, शख्सियत बना दे, उसको शऊर दे दे, उसको आगाही दे दे। अब हमारे स्कूलों में एक बहुत बड़ा इशू भी आता है कि किसी भी बच्चे की जो बुनियादी स्किल्स है ना सीखने की, वो 4 हैं। या बच्चा सुन रहा है, या देख रहा है, या बोल रहा है, या लिख रहा है। तो हमारे अक्सर स्कूलों में बोलने पे बहुत तवज्जो दी जाती है, उसकी लिखाई पे पेरेंट्स भी और टीचर्स भी ए लिखना सिखाते हैं, 1 लिखना, अलिफ बे, लेकिन उसको सुनना और देखना सिखाया नहीं जाता। तो जब तक एक बच्चा लर्निंग स्किल और देखने की स्किल इसकी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी ना, उस बच्चे ने बोलना भी उतना अच्छा है, उस बच्चे ने लिख भी उतना अच्छा लेना है। तो मैं यहाँ यह मशवरा ये दूंगा कि कोई भी ऐसा स्कूल जो बच्चों को इन स्किल्स की तरफ लेके आ रहा है, वहां आप उसका एडमिशन करवाइए। कोई भी ऐसा स्कूल जो बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत कर रहा है। देखिए, यही एज है बच्चों को सारा कुछ सिखाने की, उनकी बेसिक जो हमारी वैल्यूज हैं वो सिखाने की। तो कोई भी ऐसा स्कूल जो तरबियत का एलिमेंट लेके आ रहा है, वहां एडमिशन करवाइए। और हमने अगर कोई एक सूट भी लेना हो तो 4-5 दुकानों पे जाकर लेते हैं कि अच्छा कलर हो, उसका जनाब ब्रांड नेम अच्छा हो। तो स्कूलों के मामले में ऐसा क्यों नहीं बिल्कुल जी, आप होना बिल्कुल चाहिए। सही कह रहे हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बड़े ध्यान से ये फैसला किया जाए कि आप अपने बच्चे को किस स्कूल में भेजेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं अहमद बात कर रहा हूँ गोजरा से। जी जी, बताएं क्या पूछेंगे। मैंने थोड़ा सा मशवरा देना था कि मैं अभी जॉब भी कर रहा हूँ रेलिवेंट फील्ड में, और रेलिवेंट फील्ड में मैं पीएचडी भी करना चाह रहा हूँ। सही। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि क्या मैं जॉब छोड़ के अगर मुझे कहीं आउट ऑफ कंट्री पीएचडी का मौका मिले तो मैं पीएचडी करने चला जाऊँ जॉब छोड़ के, या लोकल ही पीएचडी में इनरोल करवाऊँ खुद को जॉब के साथ। चलें जी, बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। यूसुफ साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो कि पीएचडी की अगर आपको आउट ऑफ द कंट्री अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे कंसिडर करते हैं। क्या करना चाहिए? इज इट वर्थ द ट्रबल, या पाकिस्तान में ही उन्हें कंटिन्यू कर लेना? देखिए, दोनों ऑप्शन बुरी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर इस वक्त दरअसल कोरोना की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं। कोरोना का ये फेज़ अगर गुजर जाता है और बाहर जाने का मौका मिले, ज़रूर जाना चाहिए। पीएचडी करके आएंगे तो जॉब यकीनन अपग्रेड हो चुकी होगी, प्रमोशंस होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोकल हमारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं पाकिस्तान में जिन्हें चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ भी कहा जाता है और एचईसी रिकग्नाइज्ड हैं। तो वहाँ भी जो पीएचडी प्रोग्राम चल रहे हैं वो आम तौर पे वीकेंड बेसिस पे चल रहे हैं कि बहुत सारे वो लोग जो जॉब करते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो हफ्ता और इतवार इन यूनिवर्सिटीज़ में जाके फिर वो फुल टाइम लगाना पड़ता है। तो वहाँ भी वो पीएचडी का सिलसिला चल रहा है। एक और बात कहूँगा, अगर ये भाई पीएचडी के हवाले से बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो उसकी जो बेसिक एलिमेंट है, प्री रेक्विजिट है, क्या इनके कोई रिसर्च पेपर वो किसी इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हो चुके हैं? अगर तो हो चुके हैं तो मैं इनको मुबारकबाद दूंगा। इनको किसी भी इदारे में पीएचडी में अच्छी फेवर्स यानी कि डिस्काउंट भी मिल सकते हैं, स्कॉलरशिप भी मिल सकते हैं। और अगर नहीं हुए तो ये रिसर्च पेपर की तरफ आएँ, उसका बहुत बेनिफिट मिलता है पीएचडी में। ठीक हो गया। ये आपने पब्लिशिंग के हवाले से बात की, रिसर्च पेपर की। अगर आप ब्रीफली उन लोगों के लिए जो कि पीएचडी कंसिडर करें, किस तरह से ये पॉसिबल हो सकता है? रिसर्च पेपर इसका मतलब ये होता है फातिमा कि अगर किसी ने, मैं एग्जांपल दूंगा कि केमिस्ट्री में एमफिल किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उनकी ये यानी कि एमफिल एक रिसर्च बेस्ड डिग्री है। तो उस डिग्री की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि लोकल या इंटरनेशनल जो जर्नल्स, जो मैगजीन छपते हैं साइंसेस के हवाले से, उनमें उनके रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होने चाहिए। जितने ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होंगे तो होता क्या है, वो इदारे, वो यूनिवर्सिटियाँ जो रिसर्च जर्नल प्रिंट करती हैं, पब्लिश करती हैं, वो पूरी दुनिया में अपने जर्नल्स भेजती हैं, पूरी दुनिया के इदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। फिर वक्तन फ़वक्तन वो यूनिवर्सिटीज़ जब कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इन जर्नल्स के जो राइटर्स हैं उनको इनवाइट भी कर लेते हैं। तो इस तरह इनके लिए एक ज़बरदस्त एक रास्ता बन जाता है तरक्की का और आगे पढ़ने का, इल्म हासिल करने का। तो बेस क्या है कि ये अपनी रिसर्च करें और रिसर्च आर्टिकल जो हैं वो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भिजवाएं। वो जब तक पब्लिश नहीं होंगे तो पीएचडी वाला मामला थोड़ा सा रुका रहेगा। तो इस तरफ जरूर है। बिल्कुल जी। और जैसे कि आप पूछ रहे थे पीएचडी के हवाले से, आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।
और जहांगीर, अगर ओवरऑल सिनेरियो के हवाले से बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लाइन अप करने की ज़रूरत है। ब्रीफली बताइएगा कि करियर के हवाले से अगर कोई रिसर्च में जाना चाहता है तो क्या पीएचडी के अलावा कोई और ऑप्शंस भी उनके पास अवेलेबल हैं? देखिए, अगर तो आप एकेडमिक्स में और ज़्यादातर रिसर्च में जाना चाहते हैं तो पीएचडी, एमफिल ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। जैसे आप सिंपली मैथ्स कम्युनिकेशन की अगर बात कर लें तो उसमें अगर आपको एकेडमिक्स में ही रहना है तो आपके लिए एमफिल और पीएचडी मस्ट समझ लें कि एमफिल के बगैर तो आप लेक्चरार भी नहीं बन सकते और पीएचडी के बगैर असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। इसी तरह अगर आप प्रोफेशन में आ चुके हैं तो फिर आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपने एमफिल किया, पीएचडी किया, नहीं किया। उसमें आपका जो स्किल है वो मैटर करती हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड चूज़ करना चाहते हैं, कौन सा ट्रैक यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप किताबी कीड़े रहना चाहते हैं तो आप पीएचडी भी करें, एमफिल भी करें और रिसर्च भी करें और कोई नई चीज़ें लेकर सामने आएँ। लेकिन अलमिया हमारे यहाँ ये है कि मक्खी पे मक्खी मारी जाती है। अलमिया ये है कि मक्खी पे मक्खी मारी जाती है और जितने भी एमफिल, पीएचडी रिसर्च हो रही है अलमारियों में पड़ी है। कितनी रिसर्च ऐसी है जो इम्प्लीमेंट हुई है, उससे सोसाइटी में कोई चेंज आया है, वो अगर साइंटिस्ट दिखाएं तो वो कामयाबी असल होती है। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हर साल सैकड़ों हज़ारों एमफिल, पीएचडी बाहर आ रहे हैं। उनकी रिसर्च कहाँ जा रही है? अलमारी में, बस सोसाइटी में नहीं आ रही। सोसाइटी में जो रिसर्च आएगी, कोई बेहतरी आएगी, फिर पता चलेगा। वो कहते हैं ना कि अब 99% नंबर ले रहे हैं लेकिन कोई साइंसदान नहीं बन रहा। यानी कि रिसर्च तो आ गई है लेकिन दोबारा नहीं आया ना, तब्दीली आनी अभी बाकी है। और इसी नोट पे जी आज का ये जो हमारा सेगमेंट है उसे ख़त्म करेंगे। बस दुआ अल्लाह ताला से यही है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, अल्लाह ताला उनकी लिए जो है आसानियाँ पैदा करें और जहाँ तक हो सके इदारे उनका साथ दें, इंस्टीट्यूशंस उनका साथ दें। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप दोनों का, आपने हमें ज्वाइन किया सेगमेंट के अंदर, वक्त निकाला अपने बिजी स्केड्यूल से, बहुत ही अच्छी एडवाइस जो है स्टूडेंट्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी, आपको पता है हमारी कोशिश होती है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उनके हवाले से हम बात कर सकें, लेकिन एट द सेम टाइम हमेशा थोड़ा लाइट हार्टेड नोट के ऊपर एंड करें शो को। उस तरफ भी जाएंगे लेकिन उससे पहले कुछ बातचीत करेंगे फैसलाबाद की सूरत हाल के हवाले से एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा पंजाब के हवाले से भी। लेकिन आपको पता है हमारी कोशिश होती है कि हमारा फोकस जो है वो फैसलाबाद के ऊपर ही रहे, क्योंकि ऑफ कोर्स सिटी 41 और फैसलाबाद जो है वो एक ही हैं। हम आप लोगों की आवाज़ हैं और आप लोगों के इश्यूज जो हैं वो हम लोगों ने इदारों तक लेकर जाने होते हैं। तो जो ये हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है जिनसे थोड़ी सी बातचीत होगी पॉलिटिक्स के हवाले से, थोड़ा सा बीच में म्यूज़िक जो है, जो कि ऑल्सो फैसलाबाद की पहचान है, वो भी ऐड करेंगे और बहुत सारी बातें होंगी और गुफ्तगू होगी। तो जी, मैं गेस्ट जो हमारे साथ बहुत ही खास हमारे दो मेहमान हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन आपको करवा देती हूँ। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर ये ऐड करना बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। जो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है उस पर कॉल कर सकते हैं। अपने कोई भी सवालात, अपने एक्सपीरियंसेस, कोई भी रिक्वेस्ट जो है वो आप हमारे शो में ऐड करवा सकते हैं। बहुत ही दो खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले तो हमारे साथ राना अजीम मौजूद हैं जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, और साथ पंजाब के जो हैं अभी अब पंजाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके सर पर होगी, इनके कंधों पर होगी और लाजमी तौर पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से नुमाइंदगी कर रहे हैं और लोगों का साथ देंगे। और इसी के साथ साथ हमारे साथ एक और बहुत ख़ास मेहमान है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज के शो में म्यूज़िक भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा और साथ साथ म्यूज़िक भी है और हमारे साथ सिंगर मौजूद हैं अब्दुल्ला शाहिद। वेलकम करते हैं आप दोनों को शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए। और मुझे पता है कि स्केड्यूल कई दफ़ा और स्पेशली आप दोनों का स्केड्यूल बहुत हेक्टिक होता है, तो उसमें से हमारे लिए वक्त निकालना, हमारे शो के लिए वक्त निकालना, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, अब मैं सोच रही हूँ कि किस तरह से हम म्यूजिक की तरफ पहले जाना चाहिए या पहले पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि फैसलाबाद की बात करें तो एक के बगैर दूसरा जो है वो नामुकम्मल होगा। और मैं चाहती हूँ
कि सबसे पहले पॉलिटिक्स की तरफ आ जाते हैं और फिर हम म्यूजिक की तरफ जाएंगे। तो पहले पॉलिटिक्स से शुरू कर लेते हैं। थोड़ा सा बताइएगा, मैं अभी ब्रेक में जब हम बात कर रहे थे तभी मैं पूछ रही थी कि जब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे सूबे की मिल जाती है, पूरे प्रोविंस की मिल जाती है, तो चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हो जाती हैं। क्या डिफरेंस आपने महसूस किया है अभी तक और किस तरह का सफ़र रहा है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 41 का दिल की गहराइयों से मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ अपने जज्बात बताने का मौका दिया, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है मीडिया की, वो सब पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है। लोगों तक अगर बात पहुँचनी है तो आपकी वजह से पहुँचनी है। बाकी तो अखबारों ने जो भी लिखना होता है, लेकिन असल ये अदारा है, ख़ास तौर से फैसलाबाद के अंदर 41, जिसने हर चीज़ को उजागर किया है, हर बुराई को उजागर किया है, हर चीज़ लोगों को बताई है, जिससे हमें घर बैठे ही आपके चैनल के ज़रिए हर चीज़ मुहैया होती है। इसलिए मैं पहले तो 41 का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझ जैसे बंदे को यहाँ बुलाया। तो जी बहुत बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त निकाला। पंजाब के हवाले से बात करें तो कौन से ऐसे मसाइल हैं जो कि सबसे पहले आपके लिए प्रायोरिटी होंगे? पंजाब के अंदर सब मसाइल ही मसाइल हैं और कुछ भी नहीं जी। जितनी हुकूमतें आई हैं पहले भी, हम इत्तेहादी हैं तहरीक इंसाफ के हैं? तो आप मुझे बता दें कि कौन सा अदारा है, कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सी जगह है, कौन सा बाजार है, यहां अफरा तफरी नहीं है। आपकी जो जिंदगी इन हुकूमतों ने क्यों अजीर्ण बनाई है? उन्होंने तो हमें रिलीफ देना है, उन्होंने तो हमारी जिंदगी में मदद देनी करनी है। मदद आप कहां से लेने जाएंगे? जब आप दफ्तर में जाएंगे वहां अफसर हर बंदा कहता वो तो मीटिंग में बैठे हैं। अब दूसरे दफ्तर में जाएंगे, कहते जी वो GM साहब तो मीटिंग में बैठे हैं। आप बाजार चले जाएं तो वह बाजार वाले जो दुकानदार हैं, आप कपड़ा लेने जाएं हैं, वो जो कपड़ा 1500 रुपये मीटर है वो 2500 रुपये मीटर आपको देंगे। आप सब्जी वाले के पास चले जाएं, जिसने टमाटर 50 रुपये या 80 रुपये खरीदे हैं, वो आपको 240 रुपये के देगा। मैं कहता हूं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई ऐसा अदारा नहीं है, शायद ही हो जो मेरी पहुंच से दूर हो, जो करप्शन से पाक हो। पीन से लेकर वजीर आजम हमारा, क्योंकि वो करप्ट नहीं है, लेकिन उसके सारे लोग जो हैं यार, आप जिंदगी मेरी बहन, आप ये मुझे बताएं कि यहाँ तो आप एक खाली एक करोना गाड़ी और वो दूसरा ज़्यादा वो हो गई एक और चीज़, जब वो पार्टी में आ जाता है तो थोड़े अरसे बाद उसके पास लैंड क्रूजर आ जाती है। कहाँ से आती है ये बताएं? फिर वो लोग जिनको मैंने मुस्लिम लीग हाउस लाहौर के अंदर सिर्फ एक पजारों में देखा था, अब वो जहाज लेके फिर रहे हैं। अगर वो कहे हम ईमानदार हैं, सिवाय करप्शन के आप अमीर नहीं हो सकते। देखो, मैंने हबीब बैंक फैसलाबाद में मैं बतौर एडमिनिस्ट्रेटर रह चुका हूँ 70 स्केल में। वहां का सारा सिस्टम मारता था। ये अल्लाह ताला की खास कुदरत है कि भी मैं जब से किसी भी मैदान में आया हूं, मैं खोड़ियां वाले का रहने वाला हूं, वहां एक मरकजी मस्जिद है, वो मैंने अपने हाथों से बनाई है। 22 साल उसका मैं सदर रह चुका हूं और बेशुमार तंजीमों को मैं 1980 से लेकर अब तक किसी ना किसी तंजीम का सदर ही हूं, लेकिन हर जगह मैं इस्तीफा दे के घर गया हूं, क्योंकि उन लोगों के मिजाज मेरे साथ नहीं मिलते। वो हर चीज़ करप्शन की चाहते हैं, मैं करप्शन करना नहीं चाहता। तो इसलिए जो पाकिस्तान का सारा स्ट्रक्चर है ना, ये ज़ीरो है। इसको अप्रिशिएट किसी जगह को भी नहीं करूंगा। आप ये बताएं कि आपको दिया क्या है? आप सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, आपको गवर्नमेंट क्या रिलीफ दे रही है? बिजली के बिल आप देख लें, गैस आप देख लें, वो कभी बंद है, कभी CNG स्टेशनों वाले, किसी ज़माने में उन्होंने CNG स्टेशन जगह भी ली, फिर उसमें बिल्डिंगें भी बनाई, कहाँ गई वो CNG स्टेशन? उजाड़ पड़े हैं।
क्यों ऐसी पॉलिसी लाते हो? जब आप जब बैठ के सोचते हो किसी चीज को बनाने के लिए, तो उसको ऐसा बनाओ कि ये जिंदगी तक चलेगी। बिल्कुल जी, और डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं जिनको बेहतर करने की जरूरत है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप बताओ। जी जी बिल्कुल, आप बताएं जी, क्या पूछेंगे? आप पूछेंगे जी, बिल्कुल। ये साहब बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। महंगाई में इतना इजाफा कर दिया है। हम लोगों ने बड़े शौक से इमरान खान साहब को वोट पाए थे, लेकर हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। एक वक्त की रोटी के लिए हम परेशान हैं। तो जो सबज बाग दिखाए थे, इनके नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे थे। ऐसे इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं, हमारे पास ना कोई काम है। अगर 500 कमाते हैं तो 350, 370, 400 के करीब घी पहुंच चुका है। हम बहुत बेहतर हुकूमत से हमारी जान छड़ा दें प्लीज। हद के दोबारा इलेक्शन हो, इंशाल्लाह हम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को बारीक तरीके से कामयाब कराएंगे। जिला टोबा झील गोजरा से बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि महंगाई और इन्फ्लेशन जो है वो उसके बहुत बुरे हालात हैं। आप भी इस हवाले से बात कर रहे थे। महंगाई के जो सूरत हाल हैं आगे चलते हुए बेहतर होते हुए नजर आते हैं? कहाँ पे इदारे कहाँ पे गलत जा रहे हैं? देखो जी, मैं ये वादे तौर पर कहता हूँ, यहाँ ना महंगाई कंट्रोल होनी, ना यहाँ बाकी करप्शन। मेरे भाई बात कर रहे थे कि इसको उतार दिया जाए नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ यहाँ से गया क्यों है? 3 दफा वो वजीर आजम रहा है। अब जो उसके खिलाफ नैब के अंदर केस हैं, उसको सजाएं मिल चुकी हैं। कभी ऐसा कैदी भी को देखा है जो जेल के अंदर सजा याफ्ता हो और वो ड्रामा करके बीमारी का, वो इस वक्त इंग्लैंड बैठा है, क्यों नहीं वापस आता? वहां से क्यों इंस्ट्रक्शन जारी कर रहा है? आप तो पाकिस्तान के शहरी हैं ना। अब तो बरतानिया की हुकूमत ने भी उसको कहा कि आप चले जाओ। अब उसने फिर एक और फर्जी बीमारी, यहां जब वो गए थे तो उनकी आखिरी परेड गिरने वाली थी। तो जब वो बोगस मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की गई वजीर आज़म के आगे, तो उसने तरस खाते हुए तो यार ये बंदा मर ना जाए, ये इंसानी पाकिस्तान का शहरी है, उन्होंने फ़ौरन इजाज़त दे दी। जाकर उन्होंने इलाज कराया वहाँ। जो उनके खिलाफ करप्शन के केस लोग कहते हैं कि उसका रिजल्ट नहीं को आ रहा, रिजल्ट तो उन्होंने दे दिया। 10 साल उसको सजा की, 7 साल उसको सजा की। सजा के जेल के अंदर से ही वो कोई ऐसा कैदी मुझे जेल में बता दें जिसको सजा याफ्ता हो और उसको वहाँ से कोई इंग्लैंड ले गया हो। ये ड्रामे बंद होने चाहिए। पाकिस्तान के साथ मुखलस अगर आप लोग नहीं होंगे तो इसी तरह हम धक्के खाते जाएंगे। एक बंदा आया, उसने करोड़ों रुपए, यकीन करें जब टीवी के अंदर ये आता है ना कि फलां 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 केस में उन्होंने करप्शन की है। मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, 17 ग्रेड में रिटायर हो गया हूँ, मुझे उन अदारों का पता नहीं चलता, मुझे नहीं चलता। अनपढ़ ने तो क्या करना है? एक कौन सा कोई अदारा पाकिस्तान का ऐसा नहीं जो इनके खिलाफ पर्चे नहीं है। लेकिन अदालत का देखो जी, अदालत माशाल्लाह काबिल एहतराम है, वो उनकी जमानत लेती है। बिल्कुल जी, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। तो जी बताएं, क्या पूछेंगे? हाँ जी, अल्लाह पाक का शुक्र। अच्छा मैम, ये बताएं कि पीटीआई की हुकूमत से हम बिल्कुल खुश हैं, लेकिन जो इन्होंने महंगाई की हुई है जी 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 बताएं के वाले से आप बताएं हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल की। और डेफिनेटली महंगाई, 2 कॉल्स अब हमें आ चुके हैं महंगाई के हवाले से। यकीनन अवाम और लोग जो हैं परेशान हैं, आवाज़ में परेशानी सुनती है। एक इंसान जो कि काम करता है पूरा महीना, उसके बाद भी उस तरह की सैलरी उनको नहीं मिल रही कि वो अपने घर का खर्चा जो है वो चला सके। और पहले जो लोग बड़े आराम से महीना गुजार लेते थे, अब उनको काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह से इन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है और इदारे क्यों, इकॉनमी, ये करंट गवर्नमेंट क्यों सेटल नहीं कर पा रही? नहीं जी, ये मैं बात आपको पहले भी बताई है, महंगाई कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ये जितना मर्जी जोर लगा लें, क्योंकि हर अदारे के अंदर माफिया बैठा है और माफिया के लिंक
हाई लेवल पे किसी न किसी वजीर से हैं, किसी न किसी वजीर से हैं। माफिया ऐसे नहीं चलता। अगर पुलिस हरकत में आ जाए वाकई उसमें कोई कमी ना छोड़े तो बड़े से बड़ा आदमी भी किसी जुर्म से नहीं बच सकता। एक बंदा को पकड़ के लेके जाते हैं, हाल उनका भी ऐसे ही है। वो भी पकड़ के कुछ रास्ते में पैसे ले लेते हैं, कुछ थाने जाके ले लेते हैं। अगर ना लें फर्क करो, उसको थाने ले गए हैं। मैंने तो कोई नहीं बंदा देखा या न मैंने तो कोई चीज़ नहीं देखी जो वहाँ असला है, वहाँ डेस्क भी बन गए हैं। करंट गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उस पर बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस मौजूद हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि महंगाई के बारे में लाजमी तौर पे और फौरी तौर पे कुछ किया जाए, लेकिन क्योंकि परेशानियां तो ज़िंदगी में बहुत होती हैं, लेकिन हमेशा अच्छा लगता है जब आप अपना मूड जो है वो चेंज कर लेते हैं और इन परेशानियों से लड़ने के लिए उससे आप में हिम्मत भी आ जाती है और पॉजिटिव माइंडसेट होता है तो आप बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो जी, क्योंकि अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, तो अब्दुल्ला हम ये मौका जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अगर आप हमें एक गाना जो है कोई भी जो आपकी पसंद का हो वो हमें सुना इस परेशानियों के माहौल में। लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा करके जाऊंगा एंटरटेन। तो जी, अब मैं कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जो है प्ले। जी, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ अब्दुल्ला की और मूड आई थिंक स्पेशली चेंज हो गया है। लेकिन अब सुनते हैं कि हमारे जो नेक्स्ट कॉलर हैं उनका क्या कहना है। तो जी, अस्सलाम वालेकुम। अरे जी, लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है या आवाज जो है वो नहीं आ रही है और कॉल ड्रॉप हो गई है। तो जी कोई बात नहीं, दोबारा कॉल कर लें आप, कोई टेंशन नहीं है इसमें। और अब्दुल्ला, बहुत ही खूबसूरत आवाज। मैं हमेशा जो स्पेशली टैलेंटेड लोग होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, बहुत मेहनत जाती है। कितना टाइम देते हैं सिंगिंग को या प्रैक्टिसिंग को और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो प्ले करते? तकरीबन हर रोज सुबह सुबह पहला काम तो मेरा जो होता है इबादत, तो उसके बाद ये दूसरी इबादत यही है मेरी, जो मेरा काम है। सुबह उठ के रियाज करना पड़ता है तकरीबन 1 घंटा नाश्ते से पहले, तो फिर उसके बाद फिर चलता रहता है बस सारे दिन। बिल्कुल जी, और डेफिनेटली मेहनत नजर भी आती है। बहुत ही खूबसूरत आवाज है अब्दुल्ला आपकी और बहुत मजा आया ये गाना जो है सुन के। मुझे पता है आपके 2 और गाने भी आ रहे हैं, उसकी तरफ भी मैं आऊंगी और जरूर उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं चाहती हूँ कि अगर हम थोड़ा सा पॉलिटिक्स, क्योंकि फैसलाबाद के हवाले से बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। इवन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो फैसलाबाद में ज्यादा डेवलपमेंट होते हुए नजर नहीं आए पिछले कुछ सालों में। क्या वजह है इसके पीछे? के इदारे इवन दो पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शहरों में, स्पेशली जो इकोनॉमी में हमारा कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्यों इदारों की तरफ से निगलेक्ट कर दिया जाता है? देखो, बात ये है, गवर्नमेंट का जो पैसा है वो आता है एमए और एमपीए को, ज्यादा एमपीए को आता है। एमपीए उन लोगों को बुलाई करता है अपने हल्के के अंदर जिन्होंने उसको वोट डाले हैं। साथ की गली वाला बंदा अगर उसने वोट नहीं डाला तो उसकी गली कोई नहीं बनाएगा। पहले तो ये इंतकामी सियासत खत्म होनी चाहिए। जब वो वोट लेके आ गया तो पूरे हल्के का नुमाइंदा हो गया। हल्के का नुमाइंदा होने के नाते हर किसी का काम करना उसकी जिम्मेदारी है। वो वोट जो है उन लोगों की मीटिंग कॉल करता है। लेकिन क्या काम किए जाते हैं हमारी? नहीं, काम हो रहे हैं, ये मैं नहीं कहता। काम वाकई हो रहे हैं, वो एमपी एमएलए कर रहे हैं जी। मैं अपनी थोड़ी सी आपको मिसाल देता हूं। बिल्कुल जी, मैं चाहूंगी कि अगर ऑफ कोर्स ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर थोड़ा डिटेल से बात कर सकें तो बेहतर रहता है, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया तो हमें बिल्कुल छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, विल बी राइट बैक। पहले हमें कितना एनर्जेटिक गाना सुनाया और फिर बिल्कुल मूड को 2 मिनटों में स्विच कर दिया। और मुझे लगता है हर कोई हु इज वॉचिंग शायद कोई आप यादों में गुम हो जाते हैं। तो अब्दुल्ला, पहले तो इस गाने की इंस्पिरेशन क्या थी और ये लिखा किसने है? ये मेरा जिंदगी का फर्स्ट सॉन्ग था, आज से पहला 3 साल पहले। अरे, तो ये जब मैंने सॉन्ग किया तो मुझे माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी मुझे। MS साबर साहब ने लिख के दिया, सबसे पहले तो उनका बहुत शुक्रिया। तो उसके बाद अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी मुझे कि मुझे इंग्लैंड से कॉल आ गई
अच्छा। मतलब वहाँ पे शो किया मैंने जाके। अरे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये, और मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे पाकिस्तान में बहुत फैन है, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे सुनते हैं। बिल्कुल वेल डिजर्व्ड। और टैलेंट जो होता है वो कभी भी छुपाया नहीं जा सकता। आई थिंक अगर आप किस चीज़ के बारे में पैशनेट हो, आप मेहनत करते हो, तो देयर इज नो वे, नो एब्सोल्यूट वे कि आप उस फील्ड मेहनत करो, सही करो, अल्लाह पाक फल देता है, मुझे तो ये पता है। बिल्कुल जी, क्या ही बात है। और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी अब्दुल्ला, और ये इस गाने के स्पेसिफिकली जो लिरिक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। और क्योंकि आपको पता है हमने बहुत कम वक्त में बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करना होता है, तो अब फैसलाबाद के बारे में भी थोड़ा सा अब्दुल्ला बात कर ले, तो फिर दोबारा आपसे एक गाना अभी हम एक और भी सुनेंगे। तो जी फैसलाबाद की डेवलपमेंट के हवाले से ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी, अगर थोड़ा सा जो है उस हवाले से बताइए। अच्छा, उस बारे में मैं यही कहूँगा जी, डेवलपमेंट जो है ना, सही मायनों में बलदियाती इदारे बहाल हों या दोबारा करवाएं, कोई भी हुकूमत हो, जो सारी पावर होती है ना वो वहाँ के चेयरमैन के पास चली जाती है, हो या एडमिनिस्ट्रेटर जो बनता है उसके पास चली जाती है। अच्छा हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर तो बाद में बनाते हैं जब चेयरमैन को उतार देते हैं। जब चेयरमैन होता है तो कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर बंदा भी वहाँ जाके टाउन कमेटी या म्यूनसिपल कमेटी या यूनियन काउंसिल में अपनी आवाज़ पहुँचा सकता है कि मेरा ये मसला है। अगर आपके खिलाफ को पार्टी का बंदा है, एमपी बन गया है, तो आप किधर जाएंगे? बिल्कुल जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। मैं सिर्फ कॉलर जो है ना हमारे बड़े जरूरी है हमारे लिए, तो जी। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मिस आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो जी बताइए क्या पूछेंगे? राना अजीम साहब से ये पूछना चाह रहा था कि इस टाइम ये लोग इत्तेहादी भी हैं पीटीआई के। जी जी। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि चौधरी परवेज लाई को वजीर आला लेके आए, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब की जो कारकर्दगी है उसने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अरे बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। तो जी क्या कहेंगे इस सवाल? उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया है जी। आप ये देख लें, मैं जब बैंक से फारग हुआ तो मैंने मेरिट बेस पे मुस्लिम लीग काफ को ज्वाइन किया। अच्छा। किसी ने कोई सिफारिश नहीं की। इसलिए किया कि परवेज लाई को जो काम थे 11/22 जैसा मनसूबा हमें ये ला के दिखा दे जी। कार्डियोलॉजी, मुफ्त तालीम, मैट्रिक तक किताबें, जितनी उसकी पूरी बुक मिलती है हर सदर को, जितने मनसूबे चौधरी परवेज लाई ने मुतारफ कराए। पहले आप देखें कि 11/22 का किसी को तस्वर था? तो लोग किस तरह फिरते थे, जो एम्बुलेंस मिल रहे हैं, लोग रेडियो के ऊपर मैं देखे हैं लोगों के फाइल लगे हुए हैं और उसको रेडियो के ऊपर लेके जा रहे हैं। अब उधर कॉल करें तो फौरन वो, ये बहुत बड़ा कारनामा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का। मैंने मेरिट बेस पे, यकीन करें, मैं कोई सिफारिश नहीं थी, मेरिट बेस पे मैंने एंट्री की थी, तो उन्होंने मेरे स्टेटस के बताओ मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिया। तो मैं 12 साल ज़िले सदर रहा हूँ। अब मैंने चौधरी परवेज लाई को कहा कि चौधरी साहब मुझे थोड़ा सा रिलीफ दें, मैं तो सारा ज़िला फिर के मेरी तो बस हो गई है। तो उन्होंने फौरी तौर पे मुझे जॉइंट सेक्रेटरी पंजाब बना दिया। अब मेरा सिर्फ जॉब ये है कि पूरे 36 ज़िले हैं, उन 36 ज़िलों ने मुझे रिपोर्ट करनी है कि हमने इतने उहदेदार लाए, हम ये काम कर रहे हैं, वो फिर मैं साइन करके लाहौर भेज दूँगा। यानी मेरी जो सारी, लेकिन गमियाँ खुशियाँ तो फिर भी मैंने करनी है ना। परवेज जैसा विज़न या परवेज जैसी काम, उनकी सोच, वो बड़े मुस्बत आदमी हैं। मैंने बात कर ली है ना, वो कभी किसी के खिलाफ बात नहीं करते। आप देखते हैं वहाँ जरदारी भी जाता है, सवाए नून के, उनके पास सब जाते हैं। क्यों? क्या वजह है, क्या उनमें खूबी है? वो वज़ादार लोग हैं, वो ख़ानदानी लोग हैं, उन्होंने हर चीज़ का ख्याल रखना है। वो ऐसे नहीं कि इधर से इधर ले आओ माल, कोई माल मूल की बात नहीं। मैं 12 सालों के साथ रहा हूँ, इसलिए परवेज लाई के हवाले से उस दोस्त ने जो बात की है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। और यही वजह है कि मैं ये 13वां साल जा रहा है मेरी सर्विस, 36 साल सर्विस करने के बाद मैं आज भी परवेज लाई के साथ हूँ। जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे लास्ट कॉलर ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, वैसे ही अगर आपका भी कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, कोई कंसर्न है, कोई एक्सपीरियंस है जो शेयर करना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा,
आप कॉल कर सकते हैं और हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। तो जी ये तो हो गया। एक बात सर थोड़ी छोटी सी रह गई बिल्कुल है। जी। उन्होंने एक परवेज लाई का वजीर आला का कहा था, उसका जवाब मैंने नहीं दिया। देखो जी, वजीर आला बनाना है वजीर आजम ने, उन्होंने उनको स्पीकर बना दिया है, लेकिन पूरे पंजाब की आवाज़ है, पंजाब की आवाज़ है, उनको कामों को लोग याद कर रहे हैं। पंजाब की आवाज़ आप अगर वजीर आला बनाना है तो परवेज लाई को बनाओ, लेकिन वो खुद तो नहीं बन सकता, क्योंकि हम तो इत्तेहादी हैं। अगर वजीर आजम चाहें, मैं अब भी चाहता हूं कि अगर परवेज लाई को वजीर आला बना दें तो जो पंजाब की तकदीर अल्लाह के फजल से वो बदल देंगे। बस ये उन्होंने कहा था वजीर आला का, तो मैं उसका जवाब दे दिया। जो वजीर आजम का ये है पोर्टफोलियो, वो जिसको बनाएं, हम तो इत्तेहादी हैं, हमने तो उनके साथ चलना है। बिल्कुल जी। और अगर परवेज लाई को बना दे तो इस पे डेफिनेटली आई थिंक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा ब्रेक लें, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी पॉलिटिक्स के हवाले से, साथ ही साथ म्यूज़िक, दो ऐसी चीज़ें जिनके फैसलाबाद जिनके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। पॉलिटिक्स भी बड़ी ज़रूरी है और म्यूज़िक भी बड़ा ज़रूरी है फैसलाबाद के शहरियों के लिए। और हमारी कोशिश होती है कि हर इंपॉर्टेंट इशू को ना सिर्फ हाईलाइट करें बल्कि कोशिश करें कि उनको सॉल्व किया जाए। अगर आपका कोई भी इशू है, सवाल है, कंसर्न है या एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, आप कॉल कर सकते हैं और हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। तो जी कंटिन्यू करते हैं इस डिस्कशन को, क्योंकि काफ़ी बातें जो हैं वो बड़ी टफ सी बातें हो रही हैं। बड़ा जैसे ही आप पॉलिटिक्स की तरफ आते हो, मूड जो है ना बड़ा बदल जाता है। आप अभी ब्रेक में एक चीज़ कह रहे थे जिससे मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे पूछूं कि अगर एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने का आपको मौका मिले तो क्या करेंगे? तो मैं प्राइम मिनिस्ट्री नहीं चला सकता। अच्छा जी। नहीं चला सकता, अगर एक दिन के लिए मुझे मिल जाए। हाँ। मैं नहीं चला सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो माफिया है ना, मैं कहता हूँ एक रेडी वाला शाम को वो कहता है मुझे, मैंने इंटरव्यू लिए हैं, वो कहता है कि अगर 2000 रुपया मतलब उसके है दही पल्ले, उसके खर्चे आप देख लें क्या होगा। वो कहता है मैं दही पल्ले को जी रेडी लगाई है ना, जब तक मुझे 2000 रुपया बचत ना आए 300 रुपया लगा के तो मैं घर नहीं जाऊंगा। कपड़े वाला कहता है कि मैंने अगर 1500 का कपड़ा 2500 को ना बेचा तो मैं घर नहीं जाऊंगा, हैं। और सुबह 6 बजे वो लोग आ जाते हैं, रात के 7 बजे तक बैठे हैं। वो मैं कहता हूँ वो क्या करते हैं वहाँ, अवाम के लिए क्या करते हैं? सारे हमें मारने के लिए बैठे हैं। तो जी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, लिहाजा मैं वज़ीर आज़म बनना पसंद नहीं करूंगा, मैं बस पार्टी का जॉइंट सेक्रेटरी पंजाब ही काफी। चलें जी, एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मैडम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक है। तो जी बताएं क्या पूछेंगे? आप पूछेंगे राणा साहब से पूछेंगे भी, आप भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं। जी जी। खदारा को ऐसा काम करे ना, ऐसा क्या मसला बन गया है कि नवाज शरीफ के दौर में जो घी था वो 150 रुपए किलो था और अब 350 ऊपर चला गया है। ऐसा क्या पाकिस्तान में कौन सी वजह बन गई है? दाल देख ले, चीनी देख ले, मोटरसाइकिल की कीमत देख ले, तकरीबन जो CD7 की 1 लाख रुपए से ऊपर चल गई सर। राणा साहब समझा सकते हैं ना, इत्तेहादी है, हुकूमत को थ्रेड करे उनसे, हम आपसे लैदगी इख्तियार कर लेंगे, ऐसा हमें लोग वोट नहीं बनेंगे, तो हुकूमत के साथ है। खुदारा वज़ीर आला को समझाए हैं ये बात, बहुत हालात खराब हो गए हैं, पूरे मुल्क के हालात खराब हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपकी कॉल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उन पर उन्होंने रोशनी डाली। महंगाई के हवाले से हम पहले भी बात कर रहे थे, आपने खुद अभी जब प्राइम मिनिस्टर बनने की बात की जा रही थी, माफिया का बहुत इशू है। देखो जी, मैं ये बात कहूंगा आपको कि चौरी शुजात जो हमारे पाकिस्तान, क्या महंगाई में भी माफिया का रोल है? नहीं, सारा माफिया। देखो मैं महंगाई के मतलब किसी ने को बात नहीं कभी की। अब तो फजल मारा आ गया जो सीट भी नहीं जीत के आया, कभी कुछ भी नाद लेते हैं। जो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा है उसने एक दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अपोजिशन में भी लोग ऐसे नहीं भी हम अगर इत्तेहादी बन गए तो हम भी पूरे बन गए हैं।
वो क्या उन्होंने किया है? कुछ भी नहीं। इसके मुतल्लिक, महंगाई के मुतल्लिक चौधरी शुजात जो हमारे पार्टी के सदर हैं पूरे पाकिस्तान के, उन्होंने पिछले दिनों एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सिर्फ महंगाई के मुतल्लिक। इत्तेहादी होने के बावजूद हमारा फड्डा चलता रहता है हुकूमत के साथ। चौधरी परवेज लाई बागे दोहल ये बात कहता है कि आप ये काम सही नहीं करते, आप ये काम सही नहीं करते, फिर नाराज़गी हो जाती है, फिर वो आते हैं, फिर मना के ले जाते हैं, लेकिन वो इशू हल नहीं होता। वो चूँकि हमारा इशू हम हल नहीं कर सकते, हमारा तो सिर्फ स्पीकर ही है ना, जो 2-3 वजीर हैं। असल तो जो हुकूमत है उसने करना है। हुकूमत क्यों नहीं इसका एक्शन लेती? तो इसलिए मैंने कह दिया है आपको कि पाकिस्तान के अंदर 70 साल मेरी उम्र है, पाकिस्तान के अंदर आप फेयर लाइफ नहीं गुजार सकते, आपको कभी मौका नहीं मिलेगा। अब कोई नवाज शरीफ की शक्ल में आपको लूट के ले जाएगा, तो फजल रहमान है, मैं मिसाल देता हूँ। जब अपनी सीडी नहीं जीत सका तो अब वो उसका पीडी का किसका चेयरमैन बना हुआ है? कभी कहता है मैंने वो करना है। जब आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, आप सारी मरायत लेते थे, सब मज़े उड़ाते थे, तो उस वक्त आप कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? अब आपको क्या ज़रूरत पेश आ गई है? या तो आपने बड़े अच्छे काम किए हैं ना जी, अब चोर आ गया है तो इसको फ़ौरन उतारो जी, हम लॉन्ग मार्च कर देंगे, हम असम्बली के सामने चले जाएंगे। अपना पिछला किरदार तो देखो। इसलिए मैं कहता हूँ, फ़र्ज करो मैं नवाज शरीफ की बात करता हूँ, मैं एक जगह एक जलसे में गया तो मैं वहाँ तकरीर की। आपने जलसे की बात की, तो पीडीएम का जलसा होने वाला है कुछ वक्त में। फैसलाबाद का जो पॉलिटिकल अरीना है, जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, कितना इम्पोर्टेंट है ये जलसा उस हवाले से? मुझे कुछ भी नहीं जलसा, कोई इम्पोर्टेंट नहीं, इसकी कोई अहमियत नहीं। अगर तो जलसे के अंदर ऐसे लोग आए जिन्होंने को ईमानदारी से काम किया हो, उनके जलसे को सुनने के लिए को तो जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा। जब आपके पल्ले है ही कुछ नहीं, उसमें ऐसे लोग शामिल हैं जिनके खिलाफ नैब के हज़ारों केसेस हैं। अब ये मुझे एक बात मैं करूंगा आपसे कि जेल किसको भेजा जाता है? मैं या आप तो नहीं भेजते। अगर कोई ऐसा सबूत अदालत के पास आता है तो बंदे को सजा देते हैं, तो वो बंदे फिर आके कहें, वजीर आज़म भी रहे 3 साल, वो आके ठीक है उनके महंगाई का कंट्रोल था उनका, लेकिन दूसरी तरफ डॉलर जिस तरह उन्होंने डाउन किया, मैं भी एक बैंकर हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ इसके क्या तरीके हैं, वजीर ख़जाना क्या करता है। उन्होंने वो एक ऐसी पॉलिसी चलाई थी, कहीं सब्सिडी दे दी हैं, कहीं पैसा रोक लिया, डॉलर को नीचे रखा, ये चीज़ थी। लेकिन उसके पीछे क्या है? अब उसकी जो खमियाजा इस हुकूमत को भी बनना पड़ा है। ये अब तक उनके जो उन्होंने कर्जे लिए हैं उसकी एक साथ है, उसकी रेशो तो पता करें। ये वो उनको दें पैसा या अवाम को दें। फिर इसने दौड़ बाज करके बड़ा अच्छा किया, चीन, अबू धाबी, सऊदी अरब, वहाँ से पैसा इकट्ठा करके लाया। अब हमारी जो एक सादी सूरत हाल है ना हाई लेवल की, वो अब बेहतर है, उसमें ग्रोथ आई है। लेकिन जो महंगाई का जो मसला है वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। वो महंगाई नहीं करते थे, लेकिन लूट मार हर तरफ से करते थे। लूट मार की वजह से अगर वो जेल गए हैं, उनको मैं और आपने सजा दी है, उनके अदालत ने सजा दी है। मैं एक जलसे में गया, वहाँ तकरीर कर रहा था, तो मैं इसी मौजू में बोल रहा था, तो एक बंदा उठा, उसने कहा कि राना साहब आप तो नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं। तो मैंने उसको कहा कि अगर नवाज शरीफ को 10 साल या 7 साल सजा हुई है, वो मैंने दी है या अदालत ने दी है? तो लोगों ने ताड़ियाँ लगा दी, तो बैठ जा बाबा, बैठ जा। अदालत ने सजा दी है, उसको तो हम कबूल करेंगे ना। जब वो जेल चले जाते हैं, वो वहाँ जाके बीमार हो जाते हैं। अब इंग्लैंड है तो अल्लाह के फजल से वो काफ़ी भी पीते हैं, वो गोल्फ क्लब भी जाते हैं, वो सब कुछ। सिर्फ मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अच्छे काम किए हैं ना, बेशक लोगों का अपना एक माइंड होता है। ये मैं नहीं कहता भाई नून ख़त्म हो गई है या फलां ख़त्म हो गई है, हर क्या का माइंड होता है, वो उसने माइंड के लिहाज से चलना है। पाकिस्तान की जो सिस्टम है आबादी का, 70% लोग तो पेंडू हैं, ये तो 30% लोग पढ़े लिखे हैं। 70 का फैसला ज़्यादा आएगा या 30 का आएगा? 70 का आएगा। और मेरी फ्लैक्सें लगी हुई हैं इसकी
जॉइंट सेक्रेटरी पंजाब की। लोग पूछते फिर रहे हैं भैया राणा साहब क्या बन गए हैं। बिल्कुल जी, और ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं और मेरा काम ये नहीं है कि मैं डिफरेंट ओपिनियंस जो है मैंने आप लोगों तक पहुंचाने हैं। मेरा खुद का एज अ जर्नलिस्ट कोई ओपिनियन नहीं होता है। और ऑफ कोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा है आज का, नो डाउट अबाउट इट। बहुत ही डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आज हमें सुनने को मिले और आवाम की बहुत सारी कंसर्न्स और सवालात जो हैं हम अपने शो में ऐड कर पाए। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप दोनों का, आप लोगों ने अपने इतने बिजी स्केड्यूल्स में से हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आप दोनों का। और अब्दुल्ला, इससे पहले कि शो जो है ख़त्म हो, मैं चाहूंगी कि अगर आपसे हम एक और गाना जो है, ऐसा मौका हम छोड़ नहीं सकते, एक और गाना आप सुना दें। तो जी कौन सा गाना सुनाएंगे? चले जॉन साहब, मैं बल्कि आपसे पूछती नहीं हूँ कि कौन सा सुनाएंगे, आपका जो दिल करता है सुना दे।